आपको बताया था, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अपने पास कौन सी पुटिका थी, ये अपने पास तृतीयक पुटिका थी। ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है ये टर्सरी फोलिकल थी, तृतीयक पुटिका थी। अब होता है गुरुजी इस तृतीयक पुटिका में क्या हुआ, इसमें भी तो कोई ना कोई चेंज हुआ होगा। हमने बोला बिल्कुल, इस तृतीयक पुटिका में ऐसा क्या हुआ, क्या बदलाव आया जिसकी वजह से कुछ नई चीज बनी, दैट इज ग्राफियन पुटिका बनी, दैट इज ग्राफियन पुटिका बनी, या मैं कहूं परिपक्व पुटिका बनी। तो हमने बोला कि ये तृतीयक पुटिका जो है इसी से निर्माण होता है, वो निर्माण होता है ग्राफियन पुटिका का। तो कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना, जबरदस्त रखना, जिंदाबाद रखना। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो तृतीयक पुटिका है, इस तृतीयक पुटिका से ही निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हमने बोला इस तृतीयक पुटिका से ही निर्माण होता है ग्राफियन पुटिका का। तो मैंने बोला ये किस में बदलती है? हमने बोला यही अपने पास बदलती है ग्राफियन पुटिका में। यही अपने पास बदलती है किसमें? ग्राफियन पुटिका में। अब सवाल सीधा था कि गुरुजी ये तृतीयक पुटिका जब ग्राफियन पुटिका में बदलेगी तो हमें क्या नई चीज देखने को मिलेगी, मतलब इस तृतीयक पुटिका और ग्राफियन पुटिका जो है उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर है। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। मैं आपके सामने बिल्कुल डायग्राम बनाने वाला हूं इस ग्राफियन पुटिका का, मैं आपके सामने डायग्राम बनाने वाला हूं ग्राफियन पुटिका का। बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला कि जब भी कोई कहे कि ये तृतीयक पुटिका थी, इस तृतीयक पुटिका से बनेगी ग्राफियन पुटिका, तो याद रखो तृतीयक पुटिका में ये मेरे पास सेकेंडरी oocyte थी। बोला हाँ गुरुजी, ये सेकेंडरी oocyte थी। तो जब तृतीयक पुटिका ग्राफियन पुटिका में बदलती है तो क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो मेरे पास सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक परत का स्रावण कर लेती है। ये लीजिए, हमने बोला ये सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक परत का स्रावण कर लेती है, और ये जो परत है इस परत को बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा। इस ज़ोना पेलुसिडा परत के ऊपर यहां पर देखो, यहां पर एक और आवरण हमें दिखाई दे रहा है। यस, ये अपने पास ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं का बना हुआ आवरण है। किसका बना हुआ आवरण है? हमने बोला ये जो अपने को दिखाई दे रहा है ये एग्जैक्टली में ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं का बना हुआ आवरण है। ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं का बना हुआ आवरण है। बोला गुरुजी ठीक है। हमने बोला यहां पर आप देख रहे हैं ये ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं। हमने बोला ये जो परत आपको दिखाई दे रही है ये मान लीजिए मेरे पास थीका इंटरना वाली परत है। इसके बाहर की साइड मान लीजिए ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, आप मान लेना ये थीका एक्सटर्ना वाली परत है। ये लो, हमने बोला यहां पर हमें क्या दिखाई दिया, तो बड़े ध्यान से देखना। यहां पर हमें दिखाई दिया ये जो सफेद वाला दिखाई दे रहा है ये मेरे पास सेकेंडरी oocyte है।
ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है ये मेरे पास क्या है, हमने बोला ये जो यहां पर दिखाई दे रहा है ये मेरे पास सेकेंडरी oocyte है। और इस सेकेंडरी oocyte की क्या खास बात है, इसमें मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है और मेटाफेज सेकंड में रुक जाता है। तो हमने बोला इसमें क्या हुआ, मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुक गया। मियोसिस सेकंड जो है वो मेटाफेज सेकंड में रुक गया। फिर क्या था, हमने बोला ये सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों तरफ ये एक आवरण बनाया गुलाबी रंग का, इसे अपन बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। इसको अपन बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, इसको अपन बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। यहां पर देखना, इस जोना पेल्यूसिडा के ऊपर की साइड आप थोड़ा सा इत्मीनान से देखिएगा, आपको ये वाला आवरण दिखाई दे रहा होगा। ये वाला आवरण है, इस परत को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इस परत को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इस परत को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। यहां पर ये जो आपको गुहा दिखाई दे रही होगी जिसमें द्रव्य पदार्थ भरा पड़ा है, ये जो गुहा दिखाई दे रही होगी जिसमें द्रव्य पदार्थ भरा पड़ा है, द्रव्य पदार्थ भरा पड़ा है, ये जो गुहा है यही मेरे पास है एंट्रम गुहा। आप देखो टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम गुहा दिखाई दी थी, यहां पर पूर्ण विकसित एंट्रम गुहा आपको दिखाई दे रही है। ये अंदर की साइड वाला जो मेरे पास है इसको अपन बोलते हैं थीका इंटरना, इसको अपन बोलते हैं थीका इंटरना। ये बाहर की साइड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से दिखाई देना। पूछेगा ये मेरे पास क्या है, हमने बोला ये जो अपने पास है इसी को बोलते हैं ग्राफियन पुटिका, इसी को बोलते हैं ग्राफियन पुटिका या इसी को बोलते हैं परिपक्व पुटिका। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, यहां पर आप देख रहे हो ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं ने जो आवरण बनाया था, इस आवरण को नाम दिया हमने कोरोना रेडिएटा। और इस सेकेंडरी oocyte ने जो स्रावित किया था इसको बोला जोना पेल्यूसिडा। और यहां पे गौर फरमाइएगा, ये वाली परत जो थी जो इस कोरोना रेडिएटा को इन ग्रेन्युलोसा सेल से जोड़ रही है, इसी को अपन बोल के चलते हैं जर्म हिल, इसी को अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं जर्म हिल, इसी को हम बोल के चलते हैं जर्म हिल। अब सवाल अपने पास था, गुरुजी अगर कोई कहे कि ग्राफियन पुटिका जो थी वो ग्राफियन पुटिका टर्सरी फॉलिकल से भिन्न कैसे थी, तो बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ग्राफियन पुटिका में सेकेंडरी oocyte पाया जाता है जिसमें मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ होता है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, ये जो ग्राफियन पुटिका जो होता है इसमें अपने पास दो अंड आवरण पाए जाते हैं, एक बाहरी अंड आवरण जिसको बोलते हैं द्वितीयक अंड आवरण, और द्वितीयक अंड आवरण वो है उसको अपन ने क्या बोला, उसे बोला कोरोना रेडिएटा। ये मेरे पास है द्वितीयक अंडावरण। यहां पर देखो ये मेरे पास सबसे पहले वाला था गुलाबी वाला जिसको बोला जोना पेल्यूसिडा, इसको बोलते हैं प्राथमिक अंडावरण, इसको बोलते हैं प्राथमिक अंडावरण। पूछेगा सर ग्राफियन फॉलिकल के बारे में पूछे कि बताओ ये कोरोना रेडिएटा की क्या कहानी है, इस जोना पेल्यूसिडा की क्या कहानी है। हमने बोला कि ये सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण है और ये आवरण क्या काम करते हैं, इसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अब खास बात जो पूछी जाएगी
वो ये पूछी जाएगी कि इस कोरोना रेडिएटा के बारे में कोई बात बताइए और इस जोना पेलुसिडा के बारे में कोई बात बताइए। तो मैं इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये ग्राफियन पुटिका का डायग्राम एक बार बना लीजिए, फिर हम एक एक बात करते हैं जोना पेलुसिडा के बारे में भी एंड कोरोना रेडिएटा के बारे में भी। जल्दी से पहले इतनी सी बात नोट कीजिए। इतनी सी बात नोट कीजिए। अब सवाल पूछेगा, सर आपने ये बताया था शुरू में कि प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट रुका हुआ था, वो कब? प्यूबर्टी में जब एफएसएच हार्मोन आया तो वो शुरू हुआ और पूरा हो गया। आप बताइए ये जो मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है ये कब पूरा होगा? पहले ये बात हमें बताइए। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बोला कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुका होता है, जो निषेचन के समय स्पर्म के प्रवेश के बाद पूर्ण होता है। मतलब मियोसिस सेकंड पूरा केवल तभी होगा जब निषेचन होगा, जब स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेश करेगा। अगर स्पर्म प्रवेश नहीं करा, निषेचन नहीं हुआ, तो कभी भी मियोसिस सेकंड पूरा नहीं होएगा। सेकेंडरी oocyte ऐसे कैसे रहेगी? चले, पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या कहा कि ग्राफियन पुटिका दो अंडावरणों से घिरी होती है, एक को अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और दूसरे को अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। एक जोना पेलुसिडा एंड दूसरे को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब सवाल यह था कि गुरुजी ये जोना पेलुसिडा जो है, इस जोना पेलुसिडा की क्या कहानी है? आप दूसरा बता रहे हो कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा की क्या कहानी है? बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। जब भी कोई कहे इस जोना पेलुसिडा की क्या कहानी है, हमने बोला इस जोना पेलुसिडा को बोलते हैं प्राथमिक अंड आवरण। तो हमने बोला ये मेरे पास है प्राथमिक अंड आवरण। पहली बात पूछेगा, बताओ इस जोना पेलुसिडा का स्रावण कौन करता है? बेटा इसका स्रावण, इसका निर्माण जो है वो सेकेंडरी oocyte करती है। तो हमने बोला इसका स्रावण
स्रावण सेकेंडरी ऊसाइट करती है। इसका स्रावण कौन करती है? हमने बोला इसका स्रावण सेकेंडरी ऊसाइट करती है। पूछेगा ये किस मटेरियल का बना होता है? हमने बोला ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। पूछेगा ये किससे बना होता है? हमने बोला ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन एक रासायनिक पदार्थ है। इसका मतलब कि इस जोना पेलुसिडा में कोई भी कोशिका नहीं होती। तो हमने बोला ये मेरे पास है, ये मेरे पास है अकोशिकीय, ये मेरे पास है अकोशिकीय परत या अकोशिकीय आवरण। तो ये जो बात हमने करी, ये सारी सारी बात किसके बारे में बात करी? ये जोना पेलुसिडा के बारे में बात करी। अब सवाल आता है कि गुरुजी मान लीजिए इस कोरोना रेडिएटा के बारे में कोई पूछे तो हम क्या जवाब दें? बेटा कोरोना रेडिएटा को बोलते हैं द्वितीयक अंडावरण। तो ये अपने पास क्या है? हमने बोला ये अपने पास है, ये अपने पास है द्वितीयक अंड आवरण। ये अपने पास जो है ये द्वितीयक अंड आवरण है। पूछेगा ये किससे बना होता है? हमने बोला ग्रेन्युलोसा सेल से बनता है। ये किससे बनता है? हमने बोला ये ऐसा आवरण है जो ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं से बनता है। अब मेरे को एक बात बताओ दो, अगर ये ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं से बनता है तो मतलब कोशिकाओं का बना हुआ आवरण है, और जो कोशिकाओं से बनता है उसे बोलते हैं कोशिकीय आवरण। इसका मतलब ये कैसा आवरण है? हमने बोला ये अपने पास है कोशिकीय आवरण। अब डायग्राम पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, इस डायग्राम पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मान लीजिए हम यहां बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो पहले क्या आता है? कोरोना रेडिएटा की जोना पेलुसिडा। अगर यहां बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले कौन सा आवरण आएगा? जोना पेलुसिडा आएगा कि कोरोना रेडिएटा आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, डायग्राम में देख के जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पहले कौन सा आवरण दिखाई देगा? यस, जल्दी बताओ, पहले कौन सा आवरण दिखाई देगा? तो आप कहोगे सर पहले कोरोना रेडिएटा आएगा और उसके अंदर आएगा जोना पेलुसिडा। तो मैं ये लाइन कह दूं कि ये कोरोना रेडिएटा जो अपने पास दिखाई दे रहा है, ये कोरोना रेडिएटा जो है ये मेरे पास है बाहरी झिल्ली, ये मेरे पास है वो अपने पास है बाहरी झिल्ली या बाहरी आवरण, जबकि ये जोना पेलुसिडा जो अपने पास है ये अपने पास है आंतरिक झिल्ली या मैं कह दूं आंतरिक आवरण, आंतरिक झिल्ली या आंतरिक आवरण। इतनी सी बात को नोट कीजिए, इतनी सी बात को नोट कीजिए, इतनी सी बात को नोट कीजिए। यस, इतनी सी बात को नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इतनी सी बात को। नोट कीजिए इतनी सी बात को। चले अब कहानी को देखना, सीन थोड़ा सा पलटेगा, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना, सीन थोड़ा सा पलटने वाला है। अब आपका सवाल होगा कि गुरुजी
आपने हमें बताया कि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये अपने पास, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रही है अपने पास, ये स्ट्रक्चर क्या है? हमने कहा जी भाई साहब, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये अपने पास ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है। बोला साहब ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, इस ग्राफियन फॉलिकल का एक थोड़ा सा भाग मैं हटा देता हूं, इसका साइज में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ताकि आगे की जो चीजें हैं इससे संबंधित मैं आसानी से आपको समझा सकूं। यस, भाई साहब ये जो आपको दिखाई दे रही है अपने सामने, ये अपने पास ग्राफियन फॉलिकल है। हमने माना मेरे लाडले, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है, ये अपने पास ग्राफियन पुटिका है। अब कंसंट्रेशन को बढ़ाना, बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। हमने बोला यही एक परिपक्व पुटिका है जो अंडाशय में बन जाती है। जब ये पुटिका अंडाशय में बन जाती है तो अब क्या होता है आपको पता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडाशय से अंडा मुक्त होता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अंडाशय से क्या मुक्त होता है? अंडा। और वो अंडा मुक्त कौन सा हार्मोन करवाता है? जल्दी बोलो, वो अंडा मुक्त जो करवाता है वो कौन सा हार्मोन करवाता है? तो आपका जवाब आएगा सर, जो अंडा मुक्त करवाता है वो अंडा मुक्त करवाता है एलएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एलएच हार्मोन। तो हमने क्या देखा कि एलएच हार्मोन का लेवल जो था वो हो गया बहुत बहुत ज्यादा, इसे बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच हार्मोन का लेवल क्या हो गया? बहुत बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। और जब एलएच सर्ज हुआ तो इसने क्या प्रेरित किया? मैंने बोला इसने अंडोत्सर्ग को प्रेरित किया। प्रेरित किया। अब पूछेगा जब अंडोत्सर्ग को प्रेरित किया, अंडा बाहर निकलेगा तो कैसे बाहर निकलेगा? बेटा ये ग्राफियन पुटिका जो थी, ये ग्राफियन पुटिका फटेगी। ये लो, हमने बोला ये ग्राफियन पुटिका जो थी, ये ग्राफियन पुटिका यहां से फटने लगी और ग्राफियन पुटिका फटी। और इस ग्राफियन पुटिका के अंदर जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ग्राफियन पुटिका के अंदर जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग निकल के और आ गया बाहर। अब आप बड़े ध्यान से देख रहे हो कि ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग निकल के आ गया बाहर। आपका जवाब होगा सर, ये जो बाहर निकल के आ गया, ये बाहर निकल के आ गया, ये कौन सी चीजें बाहर निकल के आई? यस, ये कौन सी चीजें हैं जो बाहर निकल के आई? यस, ये लीजिए, ये लो। अब देखो ये जो संरचना है ये बाहर निकल के आ गई, और ये बाहर निकल के जो संरचना आई इसे ही हमने बोल दिया अंडा। दैट इज ओवम। अंडोत्सर्ग से जो ये बाहर निकल के आया यही अंडा है, ओवम है। इस ओवम में है क्या? हमने बोला ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये मेरे पास है सेकेंडरी oocyte, जिसमें मियोसिस सेकंड,
मेटाफेज सेकंड में रुका होता है। जिसमें मियोसिस सेकंड जो है वो मेटाफेज सेकंड में रुका होता है। बोला गुरुजी ठीक बात है। ये गुलाबी वाली परत जिसको हमने बोला जोना पेलुसिडा, हमने बोला ये वाली परत जिसको बोला गया कोरोना रेडिएटा। तो जब भी पूछे ये क्या है, हमने बोला ये उत्सर्जित अंडा है, और जब भी बोले उत्सर्जित अंडा होता क्या है, तो मैं कह दूंगा कि उत्सर्जित अंडा जो अंडोत्सर्ग के बाद बाहर निकलता है दैट इज उत्सर्जित अंडा बराबर सेकेंडरी oocyte प्लस जोना पेलुसिडा प्लस कोरोना रेडिएटा। इसको ही अपन बोलते हैं उत्सर्जित अंडा। पूछेगा सर, हमने कहा हाँ जी। बोला गुरुजी आपने ये बात तो बता दी, आपने ये बात तो बता दी कि यहां से ये जो ग्राफियन पुटिका जो है, इस ग्राफियन पुटिका में से सेकेंडरी oocyte प्लस जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा तो इसको फाड़ के बाहर निकल गया, इसको तो बोल दिया उत्सर्जित अंडा। ये जो बचा हुआ भाग था इसका क्या हुआ, ये जो बचा हुआ भाग था इसका क्या हुआ। हमने बोला ये जो शेष बचा हुआ भाग है, इस शेष बचे हुए भाग ने निर्माण कर लिया कॉर्पस ल्यूटियम का। किसका निर्माण कर लिया? कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम का। तो मैंने बोला शेष बचा भाग, बचा भाग LH की क्रिया के कारण क्या कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेता है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण। हमने बोला इस शेष बचे हुए भाग ने किसका निर्माण कर लिया? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लिया, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लिया। तो पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर यहां पे ये ग्रेन्युलोसा सेल्स वगैरह क्या काम करती है। तो याद रखना मेरे लाडले कि जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो ये अंडा तो अंडाशय से बाहर निकल जाता है, और ये जो भाग जो अंडाशय के अंदर रह गया इसी से निर्माण होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। और कौन से हार्मोन की क्रिया की वजह से? LH की वजह से। LH हार्मोन ही तो इस ग्राफियन पुटिका के फटने के लिए उत्तरदायी है ताकि अंडोत्सर्ग हो जाए, और ये LH हार्मोन जो होता है ये ही कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाने के लिए उत्तरदायी है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाने के लिए उत्तरदायी है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाने के लिए उत्तरदायी है। यस, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाने के लिए उत्तरदायी है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाने के लिए उत्तरदायी है। इतनी सी बात को जल्दी से नोट करो, इतनी सी बात को जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। यस, इतनी सी बात को जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। यस, इतनी सी बात को एक बार जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो मेरे लाडलो। यस,
यस। तो याद रखना, जब भी बोले कि ओव्यूलेशन के दौरान जो अंडा बाहर निकलता है वो क्या है, तो यही उत्सर्जित अंडा है जो ओव्यूलेशन के बाद बाहर निकला। अब बड़े ध्यान से देखना, सवाल था सर अंडोत्सर्ग के बाद अंडा तो बाहर निकल गया और आपने बोला इस शेष बचे भाग को एलएच हार्मोन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर दिया। तो आप बताइए ना कि इस कॉर्पस ल्यूटियम का भविष्य क्या है। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, हमने बोला हम आपसे बात कर रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। हमने कहा ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये कॉर्पस ल्यूटियम एग्जैक्टली में एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कई सारे हार्मोन्स स्रावित करती है। तो हमने बोला ये मेरे पास क्या है, हमने बोला ये अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कई हार्मोन्स स्रावित करती है। आपका सवाल है गुरुजी आप बताओ ना इस कॉर्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन निकले, किसी एक दो हार्मोन का नाम तो बताओ। हमने बोला सुनो, कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन निकलता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम से इनहिबिन निकलता है, इस कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन निकलता है, एटसेट्रा। ये सारे हार्मोन कहां से निकलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम से निकलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर है? अंडाशय से। तो ध्यान रखना, जब कोई कहे कि अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं तो एग्जैक्टली में वो अंडाशय में कहां से स्रावित हो रहे हैं? वो कॉर्पस ल्यूटियम से ही निकल रहे हैं। वो कहां से निकल रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहे हैं। अब याद करो, पूछेगा इस कॉर्पस ल्यूटियम को कौन से हार्मोन ने बनवाया। हमने बोला ये एलएच नाम का हार्मोन ही तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनवाने के लिए उत्तरदायी है और यही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने के लिए उत्तरदायी है। तो हमने बोला एलएच हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। निर्माण यही कराता है। और हमने बोला एलएच हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। के लिए उत्तरदायी है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी कौन है? एलएच हार्मोन। अब पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनवा कौन रहा है? एलएच। और ये कब तक बना रहेगा ये निर्धारित भी कौन कर रहा है? एलएच। तो आप बताओ ना ये कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन तक बना रहेगा, कब तक बना रहेगा? क्या एक बार बन गया तो ये परमानेंट ही बना रहेगा? मैंने कहा भैया नहीं, परमानेंट कुछ नहीं बना रहता। तो हमने बोला ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे 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 करके टूटने लगता है। कब टूटने लगेगा और कब परमानेंट बना रहेगा? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से इस कहानी को देखना। हमने बोला ये अपने पास है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का बने रहना और टूटना निर्भर करता है, वो करता है निषेचन पे। हमने बोला ये कॉर्पस ल्यूटियम है और हमने बोला अगर अपने पास निषेचन हुआ, कंडीशन क्या आई कि अपने पास अगर निषेचन हुआ, तो निषेचन हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो था ये पूरी प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगा। प्रेगनेंसी के गर्भकाल के दौरान 9 महीने तक स्थायी रहेगा। तो हमने बोला ये अगले
9 मंथ्स तक स्थायी रहता है। हमने बोला अगर निषेचन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अगले 9 महीने तक स्थायी रहेगा, मतलब पूरी की पूरी प्रेगनेंसी महिला के अंडाशय में रहेगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता रहेगा। मुख्य हार्मोन जो था प्रेगनेंसी का वो प्रोजेस्टेरोन था, उसका सिक्रीशन करता रहेगा। यस, बोला गुरुजी ठीक है। सवाल पूछेगा यदि निषेचन नहीं हुआ तो? अगर हमने कहा निषेचन अनुपस्थित, अगर निषेचन जो है वो निषेचन क्या है? अनुपस्थित। हमने बोला कि मान लो ऐसा हो जाए कि निषेचन नहीं हो, तो निषेचन नहीं हो तो क्या होगा? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। वो कह रहा है कि अगर निषेचन ना हो तो क्या होगा? बेटा निषेचन नहीं होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाएगा और टूट के बदल जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। निषेचन अनुपस्थित तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटकर कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा और टूट के किस में बदल जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा। और ध्यान रखना, कॉर्पस एल्बिकेंस कभी भी हार्मोन स्रावित नहीं करता। तो मैं लिख देता हूं, ये हार्मोन्स स्रावण नहीं करता, हार्मोन्स स्रावण नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। इतनी सी बात नोट कर लो, इतनी सी बात नोट कर लो, इतनी सी बात नोट कर लो। यस, इतनी सी बात नोट कर लो, इतनी सी बात नोट कर लो। यस, ये तो कहानी हमने बनाई कॉर्पस ल्यूटियम की। ये तो पूरी कहानी हमने बता दी आपसे, वो बता दी कॉर्पस ल्यूटियम की और कॉर्पस एल्बिकेंस की। यस, कॉर्पस ल्यूटियम ही हार्मोन स्रावित कर सकता है, कॉर्पस एल्बिकेंस कभी भी हार्मोन का स्रावण नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। इतनी सी बात नोट करें, नोट करें, नोट करें। नोट कर लिया? क्या बात है, कोई तो रोक लो। बोला गुरुजी हां नोट हो गया है। अब भाई इतना काम आपने नोट कर लिया तो आप याद करो, हमने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो उस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक फ्लो चार्ट हमने बनाया था। हम ये चाहते हैं कि oogenesis में अंडोत्सर्ग तक की बात हमने कर ली, तो इतनी सी चीज को हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख ले ताकि हमें लर्न करने में आसानी रहे। जब भी पढ़ना पड़े तो इतनी लंबी चौड़ी कथा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बना लें। अगर तुम कहोगे तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा। तुम कहोगे तो बनाएंगे, नहीं तो फिर हम नहीं बनाएंगे। तुम कहोगे तो हम बनाएंगे, नहीं तो फिर हम नहीं बनाएंगे। और हम फिर एक ही बात कहेंगे कि पत्थर की ये दुनिया जज्बात नहीं समझती। हम कहेंगे कि पत्थर की ये दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में है वो बात नहीं समझती। अरे तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर क्या करे चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती, बेवफा रात नहीं समझती। जल्दी से बता दो मेरी रसगुल्ला आर्मी। और ये कहती है रसगुल्ला आर्मी कि सर एकदम बवंडर, मजा आ गया, शायरी भी लाजवाब, कॉन्सेप्ट भी लाजवाब। तो दिल निकाल के फेंक दो, उससे पहले मैं मानने वाला नहीं हूं। जल्दी से दिल निकाल के फेंक दो, दिल निकाल के फेंक दो, दिल निकाल के फेंक दो। क्या बात मेरे लाडलो, कोई तो रोक लो, तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। कोई तो रोक लो लाडला, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए भाई, चलिए भाई, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिए, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। बेटा हमने बात किया कि oogenesis की शुरुआत किससे हुई थी। हमने बोला था कि भ्रूणीय अवस्था में जो अंडाशय था उसमें कई मिलियन ऊगोनिया का निर्माण हुआ था। बोला हां सर। तो हमने मान लिया ये अपने पास है ऊगोनिया, और हमने क्या बोला, ये जो ऊगोनिया थी, ये ऊगोनिया कैसी थी। आपका जवाब था ये सारी सारी ऊगोनिया 2n थी, डिप्लॉइड थी। बोला गुरुजी ठीक है, ऊगोनिया जो थी वो सारी कैसी थी, 2n थी, डिप्लॉइड थी। बोला गुरुजी ऊगोनिया तो बन गई, उस ऊगोनिया के बाद क्या हुआ। हमने बोला ये ऊगोनिया बन गई, डिप्लॉइड थी, फिर क्या हुआ। हमने बोला ये जो ऊगोनिया थी, इस ऊगोनिया में हुई वृद्धि। जब ऊगोनिया में वृद्धि हुई तो प्राथमिक ऊसाइट का निर्माण हुआ। तो क्या बनी बेटा, हमने बोला प्राथमिक ऊसाइट बनी, और ये प्राथमिक ऊसाइट जो थी ये भी अपने पास 2n थी। ये प्राथमिक ऊसाइट जो बनी ये भी अपने पास क्या थी, 2n थी। लेकिन खास बात थी, क्या खास बात थी, इस प्राथमिक ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट जो था वो प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया। हमने बोला मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया था। बोला हां गुरुजी ठीक बात है। हमने बोला इतना सा जो काम था ये पूरे का पूरा काम कहां हो गया था। हमने बोला ये प्राथमिक ऊसाइट तक का ये इतना सा काम, ये यहां से यहां तक का काम जो था ये भ्रूणीय अवस्था में हुआ। कब हुआ, हमने बोला ये पूरे का पूरा काम जो हुआ वो कब हुआ, ये अपने पास हुआ भ्रूणीय अवस्था में। ये पूरे का पूरा काम जो था ये कहां हो गया, ये पूरे का पूरा काम भ्रूणीय अवस्था में हो गया। फिर क्या हुआ, हमने बोला फिर अपने पास हमने बोला कि बच्चे का हुआ जन्म। उसके बाद क्या हुआ, हमने बोला उसके बाद अपने पास समय आया, वो समय आया बच्चे के जन्म का। तो हमने ये लाइन बता दी, ये मेरे पास लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बर्थ को। चले, जन्म आया, जन्म के बाद हमने बोला बच्चा धीरे 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 बड़ा होता गया। मतलब ये जो अवधि थी यहां तक बच्चा बड़ा हुआ, और वो कौन सी अवस्था में पहुंच गया। हमने बोला यहां पर जो अवस्था आ रही है वो अवस्था आ रही है यौवन अवस्था। ये यौवन अवस्था जो बच्ची में आ रही है वो लगभग 11 साल की उम्र की अवस्था है। तो मैंने कहा इन दोनों के बीच का ये जो समय अंतराल हमें दिखाई दे रहा है, यस, यही तो मेरे पास है बाल्यावस्था। बोला गुरुजी ठीक है। अब याद करो हमने बोला था यौवन अवस्था में प्रत्येक अंडाशय जो था, उस प्रत्येक अंडाशय में प्राइमरी फॉलिकल पाई जाती है, और उस प्राइमरी फॉलिकल में क्या होती है, प्राथमिक ऊसाइट होती है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट जो है वो प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ था। बोला यस। तो हमने बोला यहां पर क्या दिखाई दी, यहां पर हमें प्राथमिक ऊसाइट दिखाई दी। यहां पर हमें प्राथमिक ऊसाइट दिखाई दी, और ये प्राथमिक ऊसाइट वही थी जो कि वहां पर थी, ऊपर की साइड थी। बोला यस सर, ये प्राथमिक ऊसाइट बिल्कुल वही वाली है। अब क्या हुआ, हमने बोला इस प्राथमिक ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट पूर्ण हुआ। इसमें मियोसिस फर्स्ट जो है वो मियोसिस फर्स्ट क्या हुआ, पूर्ण हुआ। इसमें मियोसिस फर्स्ट जो था वो मियोसिस फर्स्ट क्या हुआ, पूर्ण हुआ। अब पूछेगा कि प्राथमिक ऊसाइट में अगर मियोसिस फर्स्ट पूर्ण हुआ तो मियोसिस फर्स्ट को पूर्ण करके बना क्या। बड़े ध्यान से देखना, जब इसमें मियोसिस फर्स्ट पूर्ण हुआ
तो इससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनी। एक तो अपने पास बनी, वो बनी सेकेंडरी ऊसाइट। एक तो अपने पास बनी सेकेंडरी ऊसाइट जो कि अपने पास होती है हैप्लॉइड, और एक अपने पास बनी, वो बनी फर्स्ट ध्रुवीयकाय। फर्स्ट ध्रुवीयकाय, और ये ध्रुवीयकाय भी कैसी होती है? हैप्लॉइड। अब पूछेगा कि सर ये फर्स्ट ध्रुवीयकाय और इस सेकेंडरी ऊसाइट में क्या अंतर था? हमने बोला ये भी हैप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड थी, लेकिन इसमें कोशिका द्रव्य जो था वो था कम। इसमें कोशिका द्रव्य जो था वो था कम, जबकि ये जो थी इसमें कोशिका द्रव्य क्या था? ज्यादा। इसमें कोशिका द्रव्य जो था वो कोशिका द्रव्य था ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात, जब कोशिका द्रव्य कम था तो हमने बोला इसका आकार जो था वो आकार भी कैसा था? छोटा। जबकि यहां पर ये सेकेंडरी ऊसाइट जो थी इसका आकार जो था मेरे बच्चे, वो आकार कैसा था? बड़ा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब प्राथमिक ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ तो दोनों की दोनों हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं बनी, लेकिन वो असमान आकार की थी। जिसका आकार बड़ा था उसे बोल दिया सेकेंडरी ऊसाइट, और जिसका आकार छोटा था उसको बोल दिया प्राइमरी ऊसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी। और फर्स्ट पोलर बॉडी में कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत कम थी, पोषक पदार्थों की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए हमने बोला ये क्या हो जाएगी? हमने बोला ये नष्ट हो जाती है। ये क्या हो जाती है? हमने बोला ये जो थी ये अपने पास नष्ट हो जाती है, ये अपने पास नष्ट हो जाती है। पूछेगा इस सेकेंडरी ऊसाइट में क्या हुआ? याद करो टर्सरी फॉलिकल में सेकेंडरी ऊसाइट का निर्माण हुआ था और उसमें मियोसिस सेकंड जो था वो मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ था। तो हमने बोला इसमें क्या होता है? हमने बोला मियोसिस सेकंड मेटाफेज, मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुका होता है। मियोसिस सेकंड जो है वो मेटाफेज सेकंड में रुका होता है। यहां पर मियोसिस सेकंड जो है वो मेटाफेज सेकंड में रुका होता है। मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड में रुका होता है। बोला गुरुजी ठीक है। अब सवाल था कि साहब ये तो हो चुकी है अपने पास नष्ट, अब तेरा क्या होगा कालिया? तो मैं बताता हूं इस सेकेंडरी ऊसाइट का आगे क्या होगा। जल्दी से पहले इतनी सी बात नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं इस सेकेंडरी ऊसाइट का भविष्य क्या होगा, क्या कहानी होगी। यस, यस, चले अब बड़े ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन के साथ देखना। यस, कि क्या होगा। हमने बोला याद करो अपने पास सेकेंडरी ऊसाइट जो थी वो सेकेंडरी ऊसाइट का निर्माण किसमें हुआ था? टर्सरी फॉलिकल में हुआ था। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बनी और हमने बोला ग्राफियन फॉलिकल बनी और उसके बाद क्या हुआ? हमने बोला ग्राफियन फॉलिकल बनी और उसके बाद अपने पास कहानी आती है, वो आती है अंडोत्सर्ग की, दैट इज ओव्यूलेशन की। हमने बोला अपने पास ओव्यूलेशन की कहानी आती है, अंडोत्सर्ग की कहानी आती है। और जब अंडोत्सर्ग होता है तो कौन सी चीज बाहर निकली? हमने बोला जब अंडोत्सर्ग हुआ तो याद रखना ये मेरे पास सेकेंडरी ऊसाइट, इस सेकेंडरी ऊसाइट के चारों तरफ ये देखना, ये मेरे पास रही जोना पेल्यूसिडा,
और इस जोना पेलिसिडा के चारों तरफ ये रही कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ये लो। तो हमने यही तो बोला कि ओव्यूलेटेड एग, दैट इज उत्सर्जित अंडा, जो अंडोत्सर्ग के बाद बाहर निकला, उसमें क्या थी? सेकेंडरी oocyte, जोना पेलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। यही तो मेरे पास है उत्सर्जित अंडा, यही तो मेरे पास है उत्सर्जित अंडा। अब पूछेगा कि अंडोत्सर्ग हो गया है, अब इस उत्सर्जित अंडे का क्या होगा? इसके अंदर क्या है? हमने बोला इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, और उस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है। तो हमने बोला कि इसमें क्या है? सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड में रुका होता है। बोला गुरुजी, ठीक है। अब हुआ क्या? हमने बोला अंडोत्सर्ग तो हो गया है, लेकिन इसका भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि आगे निषेचन हुआ कि नहीं हुआ। बोलो मान लीजिए एक महिला है, उस महिला में निषेचन नहीं हुआ, तो पहली कंडीशन है कि निषेचन अनुपस्थित है। पहली कंडीशन है कि निषेचन अनुपस्थित है, मतलब स्पर्म और अंडा मिला ही नहीं। तो क्या होगा? तो बेटा ये जो उत्सर्जित अंडा है, अगर निषेचन नहीं होगा तो ये उत्सर्जित अंडा जो था ये 48 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मतलब ओव्यूलेशन के 48 घंटे, लगभग 2 दिन तक अगर ये अंडा जो था इससे स्पर्म नहीं मिला तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब ये सेकेंडरी oocyte जिसमें मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ था, ये बेचारी नष्ट हो जाएगी। इसी अवस्था में नष्ट हो जाएगी, जैसी है वैसी की वैसी ही क्या हो जाएगी? नष्ट। तो हमने बोला सेकेंडरी oocyte नष्ट हो जाती है। बिल्कुल, इसका जीवन काल ही लगभग 48 घंटे का, 2 दिन का है। उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte जिसमें मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है, ऐसे की ऐसे क्या हो जाएगी? नष्ट। पूरा बोला नष्ट होने के बाद क्या होगा? नष्ट होने के बाद ये क्या होगा कि नष्ट होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte जो थी, ये महावारी के प्रवाह के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाएगी। तो हमने बोला नष्ट हुई, और हमने क्या किया? हमने बोला महावारी प्रवाह के साथ शरीर से बाहर निष्कासन। इसका शरीर से बाहर निष्कासन हो गया, किसके साथ? महावारी प्रवाह के साथ। महावारी के प्रवाह के साथ शरीर के बाहर निष्कासन हो गया। महावारी के प्रवाह के साथ शरीर से बाहर क्या हो गया? निष्कासन। महावारी के प्रवाह के साथ शरीर से बाहर क्या हो गया? इसका निष्कासन हो गया। बोला गुरुजी ठीक है। पूछेगा सर अगर निषेचन होता तो क्या होता? हमने बोला दूसरी कंडीशन थी कि अपने पास अगर निषेचन होता तो क्या होता? अगर निषेचन होता तो क्या होता? तो मैंने बोला यदि निषेचन होगा तो भाई साहब याद करो, हमने बोला था मियोसिस सेकंड तभी पूरा होता है जब निषेचन होता है। तो हमने बोला कि दूसरी कंडीशन अपने पास है कि यदि निषेचन होगा तो स्पर्म के सेकेंडरी oocyte में प्रवेश के बाद
के बाद पहले मियोसिस सेकंड पूर्ण होगा। पहले क्या पूर्ण होगा? मियोसिस सेकंड पूर्ण होगा। मियोसिस सेकंड पूर्ण होगा। अब याद करो, हमने बोला मियोसिस सेकंड पूर्ण होगा, तो मियोसिस सेकंड में दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। बोला गुरुजी हां, दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। वो दो प्रकार की कौन सी कोशिकाएं बनेगी? एक बनेगा परिपक्व अंडा, जिसे आप बोलते हो ओटिड, जो कि मेरे पास अगुणित है। एक बनेगा परिपक्व अंडा जिसको आप बोलते हो ओटिड, जो कि मेरे पास अगुणित है। और दूसरी मेरे पास बनेगी सेकंड ध्रुवीयकाएं। दूसरी अपने पास बनेगी सेकंड ध्रुवीयकाएं, जो कि अपने पास अगुणित है। जो कि अपने पास क्या है? अगुणित है। अब इन दोनों की कहानी बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुन लीजिएगा। ये सेकंड ध्रुवीयकाएं जो आपको दिखाई दे रही है, ये भी क्या है मेरे पास? हमने बोला अगुणित है। और ये जो अपने पास दूसरा दिखाई दे रहा है आपको, परिपक्व अंडा, ये भी अगुणित है, लेकिन इसका आकार क्या था? छोटा। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार होता है छोटा, और इसका आकार जो होता है वो होता है बड़ा। इसका आकार जो होता है वो होता है बड़ा। तो मतलब क्या निकला कि मियोसिस सेकंड में भी दो असमान आकार की कोशिकाएं बनी। एक का आकार बड़ा था, वो परिपक्व अंडा था, और जिसका आकार छोटा था वो सेकंड ध्रुवीयकाएं था। सेकंड ध्रुवीयकाएं था। और ये क्या हो जाएगा? मैंने बोला नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये भी अपने पास क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। ये भी अपने पास क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। वो पूछेगा सर आप बताओ, ये परिपक्व अंडा जो था ये क्या काम करेगा? हमने बोला ये स्पर्म के साथ, स्पर्म के साथ निषेचित होकर जाइगोट बनाता है, तो कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर महिला में निषेचन होगा तभी इस परिपक्व अंडे का निर्माण होगा। अगर महिला में निषेचन नहीं हुआ तो कभी भी इस परिपक्व अंडे ओटिड का निर्माण संभव नहीं है। तो नॉर्मली महिलाओं में क्या होता है? तो नॉर्मली महिलाओं में अंडोत्सर्ग होता है। सेकेंडरी oocyte जिसमें मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ है वो होता है। निषेचन नहीं होता, सेकेंडरी oocyte नष्ट होती है और माहवारी के प्रवाह के साथ शरीर से बाहर निष्कासित हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो महिला में होती है। लेकिन जब महिला गर्भ धारण करती है तो कहानी ये होती है, कहानी ये होती है, यस, कहानी ये होती है, यस, कहानी ये होती है, यस। अब सवाल पूछेगा सर आप एक बात बताओ। हमने कहा पूछ मेरे लाडले, कौन सी बात है जो तुझे खाए जा रही है, जो बात आप मुझसे पूछना चाह रहे हो? यस। बोला सर आप ये बताओ कि यहां पर हमने ये घटना पढ़ी यहां से यहां तक की, बड़े ध्यान से देखना, हमने ये यहां से अंडोत्सर्ग से लेके और यहां तक की पूरी पूरी घटना पढ़ी। ये पूरी पूरी घटना पढ़ी। ये पूरी पूरी घटना कहां पर घटती है? तो ध्यान रखना, कान खोल के इस बात को सुन लेना। ये पूरी की पूरी घटना जो है ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो मैंने बोला ये कहां पे? मैंने बोला ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये सारी की सारी घटना जो है ये कहां पर होती है? ये भाई अंडोत्सर्ग हो गया, उसके बाद सारी की सारी घटना अगर नष्ट होके बाहर निकलेगा तब भी ये काम फैलोपियन ट्यूब का था। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अगर कोई कहे कि सेकंड ध्रुवीय काम का निर्माण कहां पर होता है
तो याद रखना यह भी कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। सेकंड ध्रुवीय काय का निर्माण कहां पर होता है, तो आपका सीधा सा जवाब आएगा सेकंड ध्रुवीय काय का निर्माण फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। यस, ये बात सीधी याद रखना। वो पूछेगा बताओ मियोसिस सेकंड कहां पर पूर्ण होता है, तो आपका जवाब आएगा फैलोपियन ट्यूब के। अगर कोई कहे कि अंडोत्सर्ग के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो नष्ट कहां पर होती है, हमने बोला वो नष्ट भी कहां होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। यस, अगर कोई कहानी को उल्टा घुमा दे, वो पूछे कि बताओ मियोसिस फर्स्ट जो था, कहानी को देखना, मियोसिस फर्स्ट जो था वो मियोसिस फर्स्ट कहां पर पूर्ण होता है। अगर कोई कहे कि बताओ मियोसिस फर्स्ट जो था वो कहां पर पूर्ण होता है, तो याद रखना यहां से लेके और यहां तक की ये पूरी की पूरी क्रिया, ये पूरी घटना कहां होती है, हमने बोला ये ओवेरी में होती है, ये ओवेरी में होती है, ये ओवेरी में होती है, ये ओवेरी में होती है। ये वो घटना है जो ओवरी के अंदर अंडाशय के अंदर होती है। ये वो घटना है जो ओवरी के अंदर होती है, अंडाशय के अंदर होती है, ओवरी के अंदर होती है, अंडाशय के अंदर होती है। यस, ओवरी के अंदर होती है, अंडाशय के अंदर होती है। यस, तो यहां से यहां तक की पूरी घटना पूछे, फर्स्ट ध्रुवीय काय का निर्माण अंडाशय में होता है, मियोसिस फर्स्ट कहां पूर्ण होता है, अंडाशय में पूर्ण होता है। अगर कोई कहे कि सेकंड ध्रुवीय काय का निर्माण कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडवाहिनी में होता है। मियोसिस सेकंड कहां पूर्ण होता है, हमने बोला वो भी फैलोपियन ट्यूब में पूर्ण होता है, वो भी फैलोपियन ट्यूब में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। यस, यस, इतनी सी कहानी को एक बार जल्दी से नोट करें, इतनी सी कहानी को एक बार जल्दी से नोट करें, इतनी सी कहानी को एक बार जल्दी से नोट करें, नोट करें, नोट करें। यस, नोट करें, नोट करें। यस, अब एक बच्चा एक डाउट स्क्रीन पे लिख रहा है, सर अंडोत्सर्ग 14 दिन का होता है, 14वें दिन पे होता है, और आपने कहा अंडोत्सर्ग के बाद ये अंडा जो था, ये अंडा 2 दिन तक जिंदा रहेगा, तो 16 दिन में ही काम पूरा क्यों नहीं हो जाता? बेटा, अंडा मर जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी क्रियाएं तो हार्मोन से कंट्रोल होती है। और आपने 11वीं क्लास वाले पोर्शन में पढ़ा था कि हार्मोन की एक्शन धीरे धीरे होती है। भाई साहब, यहां पर अंडोत्सर्ग हुआ, अंडे के साथ निषेचन नहीं हुआ, 16वें दिन तक अंडा जिंदा था, निषेचन नहीं हुआ, तो धीरे 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 23वें दिन तक तो वो वेट करता रहता है, आएगा 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 आएगा। लेकिन 23वें दिन के बाद जब उसे लग जाता है कि अब तो जाइगोट आरोपण के लिए नहीं आ रहा, अब तो जाइगोट आरोपण के लिए नहीं आ रहा, तो 23वें दिन के बाद धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम टूटने लगता है। और जब कार्पस ल्यूटियम टूट के कार्पस एल्बिकेंस में बदलने लगेगा, कार्पस एल्बिकेंस में बदलने लगेगा, और महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल धड़ाम से कम होगा, तभी तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम टूटेगी, तभी तो महिला में ब्लीडिंग फेज आएगी। तो यस, ये कहानी है उसकी, ये कहानी है उसकी, ये कहानी है उसकी। यस, तो ये सारा काम हार्मोन ने कंट्रोल किया, इसलिए ये धीरे धीरे हुआ, होले होले हुआ। अगर ये पहले ही तोड़ देता और निषेचन हो जाता, तो निषेचन अगर 16 तारीख को होता, तो याद रखो निषेचन के 7वें या 8वें दिन जो था वो आरोपण होता है। अगर वो 16वें दिन ही डिसीजन कर लेता कि भैया नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, क्योंकि न्यूरॉन थोड़ी कर रही थी, हार्मोन कर रहा था, तो वो वेट करेगा कि अगर 16वें दिन निषेचन हो गया तो 23वें तारीख तक, 23 तारीख तक, 23वें दिन तक गर्भाशय में आरोपण के लिए युग्मनज आ जाना चाहिए, एम्ब्रियो आ जाना चाहिए। लेकिन वो 23वें दिन नहीं पहुंचता, तब कहेंगे भैया अब गया,
है ना। मतलब मोटी मोटी बात ये मानो कि भाई साहब मंडप जो है वो मंडप जो था वो लगा रखा था कि भाई बारात आ रही है, बारात आ रही है, बारात आ रही है। जितना टाइम दे रखा था उस टाइम तक इंतजार किया और जब देखा कि अब नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी तो उस मंडप को उखाड़ने का काम किया जाएगा मेरे लाडले। यस, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कीजिए, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कीजिए, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। यस, चले अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पोर्शन आएगा, तभी तो आपको यह पता चलेगा कि अंडोत्सर्ग के बाद भी क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पोर्शन बताएंगे। अभी तो केवल अंडे के निर्माण तक की बात करिए, मैं इसी बात को एक समरी की फॉर्म में बताता हूं। आप देखिए बच्चे, अपने पास क्या थी, आप कहोगे सर अपने पास ऊगोनिया, और ये ऊगोनिया जो थी ये अपने पास कैसी थी, 2n थी। आप कहोगे जी ठीक है, हमने बोला ये ऊगोनिया जो थी इससे बनी प्राथमिक, इससे बनी प्राथमिक ऊसाइट। याद करो प्राथमिक ऊसाइट भी कैसी थी, आप कहोगे सर 2n थी। हमने बोला इस प्राथमिक ऊसाइट में होता है मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक तो अपने पास बनती है द्वितीयक ऊसाइट, जो कि अपने पास होती है n, और एक बनती है अपने पास फर्स्ट ध्रुवीयकाय। और ये फर्स्ट ध्रुवीयकाय होती है, ये भी होती n। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसका आकार बड़ा, इसका आकार छोटा। बोला गुरुजी ठीक है, हमने बोला ये छोटे आकार की थी और ये क्या हो गई, हमने कहा जी ये हो गई नष्ट। ये तो अपने पास हो गई नष्ट, फिर इसका क्या हुआ, हमने बोला ये द्वितीयक ऊसाइट जो थी इसमें निषेचन के समय, इसमें निषेचन के समय स्पर्म के प्रवेश के बाद, तो हमने बोला निषेचन के समय, निषेचन के समय स्पर्म के प्रवेश के बाद, यहां पर निषेचन के समय स्पर्म के प्रवेश के बाद क्या हुआ, हमने बोला मियोसिस सेकंड हुआ। बेटा जब मियोसिस सेकंड होता है तो यहां पर दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक तो परिपक्व अंडा, जो n है जिसे अपन बोलते हैं ओटिड, एक तो परिपक्व अंडा जो कि n है जिसे बोलते हैं ओटिड, और एक अपने पास बनती है सेकंड ध्रुवीयकाय। और ये सेकंड ध्रुवीयकाय है, ये भी कैसी होती है n, ये भी कैसी होती है n। लेकिन अगेन ये मेरे पास परिपक्व अंडा जो था इसका आकार जो था वो आकार कैसा होता है, बड़ा, और इसका आकार जो होता है वो आकार कैसा होता है, हमने बोला इसका आकार जो होता है वो होता है छोटा, और ये छोटे आकार की जो थी ये क्या हो गई, हमने बोला ये फिर क्या हो गई, नष्ट। ये क्या हो गई, नष्ट।
तो आप बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देख लीजिएगा, मैं काउंटिंग करके और एक एक बात आप तक पहुंचा देता हूं, मैं काउंटिंग करके, कि अपने पास एक उगोनिया थी, उस एक उगोनिया से क्या बनी, एक प्राथमिक ऊसाइट बनी, फिर इससे क्या बनी, एक द्वितीयक ऊसाइट बनी, इस एक द्वितीयक ऊसाइट से क्या बना, एक परिपक्व अंडा बना, एक परिपक्व अंडा बना, एक परिपक्व अंडा बना। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देख लेना कि हमेशा एक प्राथमिक ऊसाइट से केवल एक सेकेंडरी ऊसाइट बनती है तथा एक परिपक्व अंडा बनता है। लेकिन नर में आपने देखा था एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का निर्माण हो रहा था। कितने स्पर्म का, 4 स्पर्म का निर्माण हो रहा था। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो रहा था। इतनी सी बात को नोट कर लो। ये पूरे के पूरी कहानी की समरी है आपके सामने, ये पूरी की पूरी कहानी की समरी है आपके सामने। जल्दी से इस समरी को नोट कर लीजिए, जल्दी से इस समरी को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यस, जल्दी से इस समरी को नोट कर लीजिए, जल्दी से इस समरी को नोट कर लीजिए। यस, जल्दी से इस समरी को नोट कर लीजिए। यस, अब भाई जनता ने ये समरी जो थी, ये समरी कर ली है नोट। बच्चा कह रहा है कि सर इन ध्रुवीय काय का क्या काम है। बेटा ध्रुवीय काय तो केवल अनवांटेड क्रोमोसोम्स जो थे उनको रिमूव करने में हेल्प करती है, कि जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी। तो जो आधे क्रोमोसोम थे उनको हटाने में सहायता कर रही थी, या हटाने में सहायता कर रही थी। और इनका आकार छोटा क्यों हो गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोषक पदार्थ जो थे वो अंडे को मिल सके, उसकी वृद्धि अच्छे से हो सके। इसलिए ये बेचारी भगवान को प्यारी हो गई और इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार छोटा होता है। यस, चले अब भाई साहब मैं कुछ बच्चों के दुख दर्द देख लेता हूं, कुछ बच्चों के दुख दर्द देख लेता हूं, अपन काम के कुछ डाउट देख लेते हैं। मियोसिस एंड माइटोसिस, भाई मानसी जी, मियोसिस एंड माइटोसिस जो था, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं और माइटोसिस को समसूत्री विभाजन बोलते हैं। 11वीं क्लास दोबारा से पढ़े। फर्स्ट पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय होके कहां जाती है, क्या ये फीमेल बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं डालती? बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो भक्षक कोशिकाएं उन चीजों का सबका क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है, उसका फीमेल बॉडी पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सर लर्निंग में बहुत डिफिकल्टी होगी, सरीबा अंसारी कह रही है। बेटा यस, लर्निंग में डिफिकल्टी होगी, लेकिन भाई आपको उसको रट्टा नहीं मारना, लर्न नहीं करना। अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता है, आप देखिए मैं चाहता तो एनसीईआरटी के उस एक डायग्राम में घोच पोच करके निकल जाता। मैंने हर एक चीज का अलग अलग डायग्राम बनाया ही इसलिए है ताकि आप हर एक चीज को विजुलाइज कर सको। जब भी एक एक चीज के बारे में पूछे, प्राइमरी फॉलिकल क्या थी, सेकेंडरी, तो डायग्राम में देख के और आप हर एक अंतर को सीख सको। तो उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर सवाल नहीं बनेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट को लर्न नहीं करना। लर्न का मतलब तो सीधा हो गया रट्टा मार रहे तोते की तरह। आपको सीखना है, उसको सलीके से सीखना है, जबरदस्ती का रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल मैंने एक एक हाथ से डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ाऊं। यस सर, अगर प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल होती है तो यह साइकिल रिपीट होता है उसमें भी। सर अगर प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल होती है तो ये साइकिल रिपीट होता है, मतलब क्या? भाई पी कुमार, मैं आपका मतलब नहीं समझा कि प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल होती है तो उसमें भी ये साइकिल रिपीट होता है। भाई जब हम ये बात कह रहे हैं कि अंडाशय के अंदर अंडे का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है, तो मां के पेट में जो बच्ची है वो भ्रूणीय अवस्था में, उसी में अंडाशय में निर्माण शुरू हो गया। मां में तो जब मां भ्रूण थी तब शुरू हुआ था, है ना? तो मैं जितना समझ पाया उतना मेरे दोस्त आपको बता दिया।
अरे मसल्स 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 में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए भाई साहब पेन होता है। और अगर ये एक्सिस पेन हो रहा है, ज्यादा पेन हो रहा है, तो फिर एक अच्छे डॉक्टर से आपको मिलने की जरूरत है ना। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल का रीजनरेशन नहीं होता है। एक फॉलिकल गई वो तो खत्म है, उसमें से तो अंडा बाहर निकल गया, बचे हुए भाग का कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और अगर निषेचन नहीं हो तो कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म है। अगले बार नई पुटिकाओं का डेवलपमेंट होगा। यस, हर बार नई पुटिका आती है, यस, उसका रीजनरेशन नहीं होता। भाई साक्षी ने बड़ा बवंडर सा सवाल मेरे से पूछ लिया है, यस, कि वो अगले पीरियड तक आ रहे, वो तो नष्ट हो जाएगी। नष्ट होके मैंने देवी लिखा उसमें कि वो महावारी के स्राव के साथ बाहर निकल जाएगी, ब्लीडिंग होगी उसके साथ बाहर निकल जाएगी। अब जब अगले लेक्चर में मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो उसकी पूरी मैकेनिज्म समझना, इसी के बेसिस पे आगे मत बढ़ो। इसमें तो केवल गैमिट निर्माण का तरीका बता रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आया, कैसे आया, कौन कौन सी घटनाएं उस दौरान घटी, उसमें ये चीज क्लियर होगी, है ना। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस चैप्टर में जो ही अगले लेक्चर में अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएंगे, निषेचन वाले पोर्शन में जाएंगे, तो वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में आता है, और उनको पढ़ने में ऐसे लगता है जैसे क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही है। उसमें कंसंट्रेशन का लेवल जबरदस्त चाहिएगा। तो इतनी सी बात जो है वो आप सलीके से नोट कर लेना। तो कुछ लोगों के मैंने डाउट लिए हैं, हो सकता है कुछ लोगों के डाउट बच भी गए हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिनके बचे होंगे वो अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखेंगे तो उनके डाउट कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी कवर नहीं हुए तो 24 घंटे के अंदर आपके इस डाउट का जवाब आपको मिल जाएगा मेरे लाडले, मिल जाएगा मेरे लाडले, मिल जाएगा मेरे लाडले। यस, अब बात थी गुरुजी, आप हमें सीधा ले चलो ना रसगुल्ले की अदालत में। बिल्कुल भाई, हम सीधा आपको ले चलते हैं रसगुल्ले की अदालत में। हम सीधा आपको ले चलेंगे रसगुल्ले की अदालत में, रसगुल्ले की अदालत में, रसगुल्ले की अदालत में। यस, हम सीधा आपको ले चलेंगे रसगुल्ले की अदालत में। चलिए रसगुल्ले की अदालत में चलते हैं और देखते हैं रसगुल्लों की अदालत के क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इस बड़े ही प्यारे से खूबसूरत से क्वेश्चन को देखिएगा और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। यस, आपका समय शुरू होता है, वो समय शुरू होता है, वो समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू होता है, वो समय शुरू होता है अब। ये कह रहे तरल से भरी एंट्रम गुहा किसका लक्षण है? हमने बोला था टर्सरी फोलिकल का लक्षण है, टर्सरी फोलिकल का लक्षण है। ये बात तो पिछले लेक्चर में ही बता दी थी। ओ भाई साहब, 76% जनता ने सही जवाब दिया है, शाबाश। लेकिन ये और ज्यादा लोगों को सही जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ये बात पिछले लेक्चर में ही बड़े सलीके से हमने कवर करी थी, बड़े सलीके से कवर करी थी। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि अगले सवाल में थोड़ा सा जोश और जुनून और ज्यादा दिखेगा। और ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल को देखिएगा, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से इस सवाल को
देखिएगा, इसी सवाल का जवाब आपको देना है, इसी सवाल का जवाब आपको देना है। यस, ये लीजिए, पोल कराना तो भूल ही गया, जल्दी से जवाब दे दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए भाई साहब। ये कह रहा है नीचे दी गई संरचनाओं में कितनी संरचनाएं द्विगुणित है। आपको 2n संरचना के बारे में बात करना है। स्पर्मेटिड नहीं है, द्वितीयगुसाइट नहीं है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, अंडाणु नहीं है, शुक्राणु नहीं है, उगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया है, ध्रुवीय काय नहीं है। तो 3 ऐसी संरचना है जो द्विगुणित है। आंसर गया 2, आंसर गया 2, आंसर गया 2। 80% जनता का सही जवाब, 80% जनता का सही जवाब। क्या बात भाई, क्या बात, गजब रे गजब, कमाल हो गया भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आ गया भाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आ गया भैया। ये एक छोटा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे फेंक दिया है, देखिएगा और इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बड़ा प्यारा सा, बड़ा छोटा सा, बड़ा ही खोटा सा सवाल है। जवाब दीजिए भाई। बेटा कह रहा है मानव अंडाणु में दूसरे ध्रुवीय पिंड का विमोचन कब होता है? अरे सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है? जब मियोसिस सेकंड पूरा होता है। और मियोसिस सेकंड कब पूरा होगा? आपका जवाब आएगा कब पूरा होगा? आप कहोगे निषेचन के समय, जब स्पर्म अंडे में प्रवेश कर जाएगा तब मियोसिस सेकंड पूरा होगा और उसके बाद युग्मनज का निर्माण होगा। आंसर गया 1, आंसर गया 1। केवल 67% जनता ने सही जवाब दिया है। केवल 67% जनता ने सही जवाब दिया है। हां भाई साहब, हो गई ना गड़बड़ घोटाला यार। अरे निषेचन के बाद नहीं, निषेचन का मतलब जो था, उस निषेचन का प्रोडक्ट था जाइगोट। अरे जाइगोट तो तब बनेगा ना जब पहले परिपक्व अंडा बनेगा। उस परिपक्व अंडे के केंद्रक से ही तो
शुक्राणु का केंद्रक फ्यूज होगा, तब जाके जाइगोट बनेगा। झंडू, मैंने यहां पे बेटा ये क्लियरली लिख लिख के बता रखा है, यहां पे लिख लिख के बता रखा है कि ये स्पर्म के साथ निषेचित होकर जाइगोट बनाता है। तो जाइगोट बनाएगा तब जब निषेचन पूरा होगा। तो पहले ये होगा और उसके बाद जाइगोट बनेगा, तब जाके निषेचन पूरा होगा। निषेचन उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। यस, ये देखो, पहले ये डिवीजन पूरा हुआ और उसके बाद जाइगोट बना, तब जाके निषेचन हुआ। तो निषेचन का काम जो था वो था अगुणित युग्मकों के संलयन से द्विगुणित जाइगोट का बनना, वो निषेचन था। यस, कैरियोकाइनेसिस तो यहां पर हुआ। कमाल है भाई, कमाल है भाई, कमाल है भाई, कमाल है। इसी बात पे हम करते हैं आज का होमवर्क, और आज के होमवर्क में सबसे पहले आप डीपीपी लगाओ। दूसरे नंबर पे आप एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के 68 से लेकर 78 तक के सवाल लगाओ। चले भैया, इतना काम आप कर लेना। मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है। इस बड़े चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करने पे ही समझ में आएंगे। छोटा चैप्टर होता है, उसमें बच्चे को बड़ा मजा आता है, थोड़े से लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन 12th वाले पोर्शन में जितने भी चैप्टर आएंगे वो सारे बड़े बड़े ही चैप्टर है, सारे के सारे समझने के चैप्टर है। और नीट के एग्जाम में 12th वाले पोर्शन से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। यस, अधिकांश चैप्टर 12th वाले पोर्शन में वो बड़े ही मिलेंगे जो 8, 10, 12 लेक्चर तक चलने वाले चैप्टर है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का लेवल जबरदस्त चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर गंद मच जाएगी। इसलिए कंसंट्रेशन का लेवल जबरदस्त बनना, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करना। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि यह टाइम ऐसा होता है कि दिसंबर का महीना आते आते लगभग 60% जनता तो आत्मसमर्पण कर चुकी होती है। और देख लेना, फरवरी तक का महीना आते आते जो बचे हुए जो 40% जनता है, उसमें भी 20% जनता जो थी वो आत्मसमर्पण कर चुकी होगी, आत्मसमर्पण कर चुकी होगी। मतलब फरवरी के महीने तक जो नीट की तैयारी करने वाली है, उसमें 80% जनताएं जो थी वो कहानी खत्म हो चुकी होती है। जो बची हुई 20% जनता है, एग्जैक्टली में वही थी जो थोड़ा सीरियस मोड के साथ नीट की तैयारी करती है, और भाई उन्हीं का सिलेक्शन होता है ना। तो आप मानिएगा कि आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप रेस में दौड़ रहे हैं। यस, रेस में दौड़ रहे हैं, और रेस जीतने के लिए रेस में दौड़ना जरूरी है। बिना रेस में पार्टिसिपेट किए हम रेस नहीं दौड़ सकते, है ना। तो किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। तो मेहनत करते रहिएगा, ईमानदारी से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करना, कंसिस्टेंट पढ़ाई करना। कई सारे बच्चे कहते हैं सर मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो, मोटिवेट कर दो। अरे भाई, मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ाई लिखाई तुम करते नहीं, सीरियस जिंदगी के प्रति हो नहीं, जिंदगी का कोई विजन है नहीं, तो फालतू का मोटिवेशन का क्या चार डालोगे। पढ़ाई के लिए, सक्सेस के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। जो बच्चा डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करता है और वो महीने 2 महीने में एक बार थोड़ा लो फील करता है, उसके अंदर नेगेटिविटी स्प्रेड होती है, उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो पढ़ता लिखता नहीं, फालतूगिरी की पंचायत मारता है, उसको सर मोटिवेट कर। तू पहले ही मोटिवेट है भाई, तू पहले ही इतना मोटा है, इतना वेट वाला है, और कहां जाएगा मोटा और वेट लेके। तू तो कमजोर हो, एक्सरसाइज कर ताकि तेरा वेट रिड्यूस हो। बार बार मोटिवेट करो। अरे मोटी में तो वैसे ही बहुत ज्यादा वेट है यार, तू पहले थोड़ा डिसिप्लिन में आ, ये वेट कम कर, फिर बाद में बात करेंगे कि भाई साहब हाँ अब लो फील कर रहे हैं सर, अब थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत है।
और मैं देखता हूं कि 80 से 90% जनता ऐसी है जिनको फालतू का मोटिवेशन चाहिए। उनका मतलब है कि भाई साहब आपने बैच खरीद लिया, लाइव क्लास में आके फालतू की बात कर ली, मतलब उनके हिसाब से तो नीट में सिलेक्शन के केवल 3 क्राइटेरिया है, इंटरटेनमेंट, 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 और इंटरटेनमेंट से थक जाए तो मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन। लेकिन सिलेक्शन और मंजिल उसी को मिलती है जो डिसिप्लिन में रहता है, क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करता है उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी तो ये मोटिवेशन का अचार डाल के बैठे रहेंगे, बाकी लेने देना कुछ है नहीं। ठीक है भैया, तो मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, आप बड़े ईमानदारी से पढ़ेंगे, समझदार बच्चे हैं, आपको यह बात भली भांति ही पता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, आपको बखूबी पता है। अपन एक गलत बात को बार बार सही बोलेंगे, सही बोलेंगे, कहेंगे सही है, तो गलत बात सही नहीं हो जाएगी, और एक सही बात है उसको 100 बार गलत बोलेंगे तो वो गलत नहीं होती। आपको भली भांति अच्छी तरीके से पता है क्या सही है, क्या गलत है। क्लास में सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे तो जरूर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर फालतूगिरी करेंगे तो दुनिया मंजिल तक पहुंचेगी, आप जहां थे वहीं खड़े रहोगे, जहां थे वहीं खड़े रहोगे, और कोई घास डालने वाला भी नहीं मिलेगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपकी मंजिल क्या होगी और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस हिसाब से मेहनत करनी है। ठीक है मेरे लाडलों, नहीं तो नीट की तैयारी तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, हर साल लगभग 22-25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन भाई साहब डॉक्टर साहब तो गिने चुने ही बन पाते। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिएगा, हौसला बुलंद रखिएगा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, और फिर जब लो फील करोगे और उस दिन मोटिवेट करने में हमें भी मजा आएगा, गाइड करने में हमें भी मजा आएगा कि हमारा बच्चा जो है वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है और आज नहीं पता क्या ऐसा उसके साथ हो गया कि उसे खुद पे डाउट होने लगा कि यार मुझसे होगा कि नहीं होगा। फिर मोटिवेट करने में मजा आएगा, फिर इंटरटेन करने में भी मजा आएगा। ऐसे फालतू में टाइम खराब करने का, जोकर की तरह बकवास करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है मेरे लाडलो, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। भरपूर प्यार देते रहिएगा, और आज जितना पढ़ाया उसको बिल्कुल पढ़ के आना है, नहीं तो मैं फोन में घुस के रिलैक्सो हवाई चप्पल से बिना डिटर्जेंट के धुलाई करूंगा। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, जय हिंद, लव यू रसगुल्ला आर्मी। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना।